नमस्कार मित्रों। आज अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ संपादक चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट के इस एपिसोड में स्वागत है। अजय जी, हम गुजरात मॉडल और अयोध्या मॉडल की तो बात कर दिए, मगर इस एपिसोड में हमें अयोध्या के राम मंदिर और देश के बाकी के मंदिरों की जो चढ़ावे की राशि होती है या चढ़ावा होता है, उसमें चोरी न हो, उसका ऑडिट हो, उसका आरटीआई में उसको शरीक किया जाए और कैसे भक्तों की आस्था को बनाए रखना, इस पर बात करेंगे। तो आपका फिर से एक बार सीधू ने सट में स्वागत, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पर देश के जो मंदिर हैं, प्रतिष्ठित मंदिर जो हैं, आस्था स्थान हैं हिंदुओं के, उसके बारे में आप बात करें। और इसके साथ में यदि आप चाहें तो मुस्लिम और क्रिश्चियंस, उनके आस्था स्थलों की भी बात कर सकते हैं। अजय जी, नमस्कार हरि भाई। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करते हुए इतनी बात कहता हूं कि आज तक भारत में कहीं पर भी किसी भी मंदिर में, जब से ये सरकार आई इसके पहले, कभी भी मंदिरों से इस तरह से धन चोरी करने, दान का पैसा चोरी करने या चढ़ावा चोरी करने के कोई ऑर्गेनाइज्ड घटनाएं नहीं आई। ये पहली घटना है जो ऑर्गेनाइज तरीके से हो गई। कहीं पर कभी किसी कर्मचारी ने कुछ चुरा लिया या कुछ हो गया, ये तो हो सकता है, लेकिन कभी भी जिसमें उनके सारे लोग शामिल हों, पूरी साजिश होती रही हो, तो वो कभी नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ पहली बार हो रहा है, और जब पहली बार हो रहा हो तो सवाल उठना चाहिए। राम हमारे, यदि आप तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ेंगे तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वहीं पे सारी मर्यादाएं टूट रही हैं, हर कुकर्म हो रहा है, हर बुरी चीज हो रही है। तो सवाल इसलिए उठा है, नहीं तो शायद नहीं उठता, क्योंकि धर्म का मामला है, धर्म को अपने ढंग से संचालित करने दीजिए। तब जब ये सवाल उठे तभी आया कि आखिर अचानक ऐसी क्या स्थिति हो गई। जब इसके नियमावली देखी गई, इसके तमाम सारे जिनके तहत ये बना है, जिन नियमों के तहत ट्रस्ट, उसको देखा गया तो पाया गया भारत का पहला ऐसा ट्रस्ट है जिसके सदस्यों के लिए यह है कि वो आजीवन सदस्य रहेंगे। जी, तो कुछ तो आजीवन सदस्य रहेंगे। भाई, आजीवन आप किसी को कैसे डाल सकते? कोई शख्स है, आज है कल नहीं होने के योग्य है, परसों है नहीं है, आपने इस तरह से किया। आप चंपत राय को कुछ भी ये कर दो, उसके वो सदस्य हैं, उन्हें सदस्यता से आप नहीं हटा सकते, सिर्फ उनके उस पद के दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। यानी वो आज भी ट्रस्ट के सदस्य हैं। जो इस समय 14 जीवित सदस्य हैं, उसके उनमें से वो हैं। एक सदस्य जो बिहार के दलित समाज से आते थे, एक सीट चूंकि दलित के लिए निर्धारित है, तो आते थे, और ये वही थे जिनसे जब राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शिलान्यास कराया था राम मंदिर का, तो ये राम चौपाल जो है, यही जो है, यही व्यक्ति थे जिनके हाथ से उन्होंने क्या कहते हैं, पहली ईंट रखवाई थी। राजीव गांधी फोटो खिंचाने नहीं गए थे, नारायण दत्त तिवारी जी फोटो खिंचाने नहीं गए थे, लेकिन साहब यहां तो यदि चींटी भी मरी तो नरेंद्र मोदी गए, और जब सब गए, आदित्यनाथ गए, तो जब ये दोनों बार बार जा रहे थे, तो साहब जब यहां से चोरी हो गई तो एक बार भी इस पर क्यों नहीं बोले? जो आदित्यनाथ है वो क्या कहते थे कि 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी, आज 1 महीने से ज्यादा हो चुका है,
और उसके बाद ये हालत है कि आज तक कुछ साफ नहीं है। ट्रस्ट अपनी मीटिंग जो 19 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बना, उस समय ट्रस्ट की फुल मीटिंग हुई थी। उसके बाद से लेके अब तक कोई मीटिंग की आप खबर मुझे दिखा दीजिए, कोई उन्हीं की वेबसाइट पे दिखा दीजिए विवरण, कहीं नहीं है। कोई वो नहीं है कि हमारी मीटिंग होती है नहीं होती है। नियम जरूर है कि हर त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक मीटिंग होगी। कब हुई, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ नहीं पता। अब इससे भी जो बड़ी बात है कि इस ट्रस्ट ने आज तक अपना हिसाब कभी दिया ही नहीं। तो ट्रस्ट अपना हिसाब भी नहीं दे रहा था। इसके निर्माण समिति की जरूर कुछ बैठकें हुई जिनका डिटेल मौजूद है उसमें। निर्माण समिति की जो क्या कहते हैं मिश्रा जी के नेतृत्व में है, और नृपेंद्र मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और वो भी निर्माण कार्य के समय से ही धांधली होने लगी थी। आप याद करिए, कल ही इत्तेफाक से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि नृपेंद्र मिश्रा उनके राजस्थान के हाँ, तो उन्होंने राजस्थान के कि उन्होंने उनके पास में आए थे नृपेंद्र मिश्रा और कहा था संगमरमर लेना है। उन्हें सस्ता और अच्छा, सबसे अच्छा संगमरमर वो दिलवा रहे थे, आधे दाम पे दिलवा रहे थे। और साहब वो इन्होंने नहीं लिया, बल्कि 4 गुने दाम पे इन्होंने वो खरीदा। और सोचिए, जमीनें भी ऐसे ही खरीदी। मैं उस पे भी आता हूं, मैं वही बता रहा हूं। और वहां मकराना क्या, जो सबसे अच्छा मार्बल माना जाता है, उनके व्यापारियों से बात हुई थी मुख्यमंत्री की, और उसके बाद उन्होंने तय किया था कि सारा मार्बल हम फ्री दे देंगे, हम सब डोनेट कर देंगे। वो भी इन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इन्हें तो उसमें भी चोरी करनी थी, खाना था। 4 गुने दाम पे ले रहे हैं, वो भी कम, मतलब खराब ले रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, इस तरह से तो इन्होंने खेल किया। इसके बाद में जमीन का आप देखिए, आप खुद एक चीज देखिए, जमीन कोई भी जैसे ही आप खरीदेंगे, खरीदने के बाद में फिर उसका दाखिल खारिज होगा। जब दाखिल खारिज हो जाएगा तब आप बेच सकते हैं, तब तक नहीं बेच सकते। लेकिन यहां आप देखिए, यही जो वहां डॉक्टर मिश्रा, अनिल मिश्रा, उन्हीं का भतीजा 2 करोड़ की जमीन खरीदता है और 5 मिनट बाद वही जमीन वो 18.5 करोड़ की बेच देता है ट्रस्ट को। अब आप बताइए कैसे बिक सकती है? जिसका दाखिल खारिज होने की जो प्रक्रिया है, उसमें दाखिल खारिज में होता है, नोटिस होती है, चस्पा की जाती है कि किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। कोई आपत्ति जब नहीं आती है तब दाखिल खारिज होता है। 35 से 45 दिन का वो समय होता है जी। यहां तो बिल्कुल सब ऐसी स्पीड में, जिस स्पीड में हिंदुस्तान में कभी कुछ हुआ ही नहीं। जो रेवेन्यू रूल्स के खिलाफ था वो हो गया। अब आप सोच लीजिए, तो इस तरह से इन्होंने चोरी का मॉडल। अब मैं यही बता रहा हूं, तो जब ये घटना होने के बाद में इसके नियम देखेगा, तो नियम में एक शब्द लिखा है, यह ट्रस्ट ना तो भारत सरकार के प्रति जवाबदेह है, न राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह। तो किसके प्रति जवाबदेह? मैं वही तो कह रहा हूं, ये भक्तों के भी प्रति जवाबदेह नहीं है। ये आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया। मतलब ये सारे क्लॉज उसमें डाले गए स्पेसिफिक तौर पे। क्यों आपको ये जरूरत पड़ गई कि आप यह व्यवस्था करें कि कोई भी इसके नहीं होगा? अब आपको बात कर लेता हूं। हम यदि विश्वास करते हैं हिंदू धर्म पे और उसकी मान्यताओं पे, तो दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी है। हम शिव के उदय का उसे मानते हैं जगह। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसका एक्ट बना था 1983 में।
तो जो इसका ट्रस्ट का एक्ट बना था 83 में, इसके बाद में इसमें कुछ संशोधन भी हुए, लेकिन आज तक वह ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में है, उसमें कोई इस तरह का नियम नहीं। इसके बाद आइए, आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति देवस्थानम है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहां पर यह स्थिति है, ओबीआरटीआई दायरे में है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है, तो ओबी आरटीआई के दायरे में है। श्री कालहस्ती है ना, ये भी उसमें दायरे में है। श्री पद्मावती देवी तिरुपति, ये भी दायरे में है। फिर महाराष्ट्र की बात कर लें, महाराष्ट्र में साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी, ये निजी है शिरडी का, बावजूद इसके ये आरटीआई के दायरे में। तो राज्य अधिनियम यहां पर लागू है। और श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर मुंबई, ये भी इसके दायरे में है। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, बद्रीनाथ की, केदारनाथ की। तो बद्रीनाथ का भी मंदिर आरटीआई के दायरे में है, केदारनाथ जी का भी है। तो अब जबकि ये समिति है, बावजूद इसके ये जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है कटरा का, वो भी इसके आरटीआई के दायरे में है। तमिलनाडु में जितने मंदिर हैं, सभी मंदिर, चाहे मीनाक्षी अम्मन मंदिर हो मदुरई का, चाहे रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी मंदिर हो, चाहे अन्नामलाई मंदिर हो, चाहे पालनी धन दायवती स्वामी मंदिर हो, चाहे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, ये सारे आरटीआई के दायरे में। केरल की बात कर लें, अयप्पन मंदिर, वो भी जो इसी दायरे में है। पद्मनाभन स्वामी मंदिर जो राजघराने का है, और वह भी आरटीआई के दायरे में। इसके बाद में वहां पर सिर्फ जो पुरानी परंपरा के मुताबिक जो चीजें हैं उसी को थोड़ा सा रोका गया, बाकी सारा आरटीआई के दायरे में जी। उसके बाद सोमनाथ मंदिर गुजरात का, वो आप बैठे ही हैं, वो भी क्या कहते हैं आरटीआई के दायरे में। विट्ठल मंदिर अंबाजी वाला भी मैं भी बता रहा हूं है। इसके अलावा विट्ठल मंदिर महाराष्ट्र में है, वो भी जो है आरटीआई के दायरे में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ये भी आरटीआई के दायरे में है। और इसके बाद में आप ये देखिए, यदि आप इसको यूं ही देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यदि आप देखें, नैना देवी मंदिर हो, चिंतपूर्णी मंदिर हो, ज्वालामुखी मंदिर हो, बाबा बालकनाथ मंदिर हो, मनसा माता मंदिर हो, ये सभी आरटीआई के दायरे में है। इसके बाद में आप महाराष्ट्र में ही और देख लें कि जो है ये तुलजा भवानी मंदिर है, वो भी इसी के तहत आता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के देवस्थानम मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत। श्री सोमनाथ के अलावा आप देखिए द्वारिकाधीश मंदिर आपके यहाँ, वो भी आरटीआई के दायरे में है। अंबाजी माता का मंदिर, वो भी आरटीआई के दायरे में है। और इसी तरीके से चाहे राजस्थान हो, चाहे वहां हो, सब जगह। तो अजमेर की अजमेर की दरगाह की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, अजमेर की दरगाह वो भी आरटीआई के दायरे में। और आप छोड़िए, यदि आप केंद्रीय कानून के अंतर्गत है वो। हाँ, और दिल्ली में यदि बात करें तो दिल्ली की जामा मस्जिद भी आरटीआई के दायरे में। तो अब आप सोच लीजिए कि उन्होंने तो कहीं नहीं छिपाया, आप क्यों छिपा रहे हैं? फतेहपुर सीकरी की वह मस्जिद, वह भी आरटीआई के दायरे जी। तो अब आप ये सोच लीजिए, चाहे दरगाहें हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे दूसरी और चीजें हो, वो सब आरटीआई के दायरे में। ये क्यों आरटीआई के दायरे से भाग रहे हैं? और इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहां पर जिस तरीके से यहां उन्होंने किया है
वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अब आप इसी में देखिए, ईसाई धर्म का कोई भी जो है उसमें राज्य सरकारें कहीं पर भी उसमें वो नहीं करती है, लेकिन जहां जहां पर भी राज्य सरकार उसमें इन्वॉल्व है वो आरटीआई के दायरे में। जी, चाहे केरल की वह पुरानी मस्जिद हो, सॉरी चर्च हो, चाहे आप गोवा का चर्च हो, जो नए बन रहे हैं वो खुद वही बना रहे हैं, वही उसको कर रहे हैं, उन्हीं का पैसा लग रहा है, उसी को छोड़ दिया। यहां पर तो सब सरकार ने किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। और आपको एक और चीज बताएं, इसके पहले जो शंकराचार्यों के अधीन यहीं का राम मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ था, उस ट्रस्ट को खत्म करवा दिया गया और ये आरएसएस के लोगों को सौंप दिया गया। अभी भी जो महासचिव बनाए गए हैं वो आरएसएस के हैं, आईएफएस ऑफिसर होते थे, प्रचारक थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रमुख थे इस समय। इसके पहले चंपत राय खुद प्रचारक हैं। इसके अलावा आप देखें, चाहे उसमें वकील हो, चाहे ये तमाम तथाकथित संतों, ये सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग, और फर्जी शंकराचार्य वहां बैठाया हुआ है। आप ये परसों की मीटिंग का वीडियो देखेंगे तो गिना रहे हैं कि हाँ जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हुए। अरे भैया, शंकराचार्य 4 ही होते हैं, 5-6 नहीं होते। तो ये धर्म के असल में हत्यारे। अब तो जगन्नाथ मंदिर ने भी सवाल उठा दिया कि आपने इस्कॉन के साथ में जो ये समझौता वो किया है, वो इस्कॉन वहां की परंपरा तोड़ रहा है, वो अपने मनमानी ढंग से वो कर रहा है। मगर जगन्नाथ मंदिर जो है वो भी आरटीआई के दायरे में, आरटीआई के दायरे। हाँ जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन्होंने जो भी कुछ किया, असम का वो मंदिर, तो मैं इनकी की हिमाचल से लेके जम्मू कश्मीर से लेके वहां तक जो मंदिर है सब आरटीआई के दायरे में। जितने बड़े मंदिर, छोटे छोटों की बात नहीं कर, और बड़ी मस्जिद हो, बड़े गुरुद्वारे हो, सॉरी वो दरगाहें हो, गुरुद्वारे भी आरटीआई के दायरे में। तो फिर राम मंदिर को इन्होंने आरटीआई के दायरे से क्यों हटाया? क्योंकि राम के की तरह पीएम केयर फंड की तरह। हाँ, तो पीएम केयर फंड की तरह इन्होंने किया। ये लूट का एक माध्यम बनाया गया, यह ट्रस्ट एक प्रकार से, जबकि इस ट्रस्ट में 3 नामित सदस्य जो हैं वो एक केंद्र सरकार के, राज्य सरकार का और जिले का जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके यहाँ डीसी डीएम जो भी कहते हैं, तो वो है। तो आप बताइए, जिसमें ये भी सदस्य हैं, होम जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है यूपी का, वो सदस्य है, केंद्र सरकार का सदस्य है, तो भी आरटीआई से आपने बाहर कर दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि असल में आप चोर हैं और इसके ऑडिट के लिए आपने प्राइवेट पार्टी हायर करने का। अपने आप कर लो, अपने आप जो कुछ कर लो, किसी को कोई रिकॉर्ड नहीं देना, कुछ नहीं देना। ये है, आपने रहस्योद्घाटन कर दिया। नहीं, मैं वहां गया, 2 दिन रहा, और उस दौरान मैंने वहां उतने अन्याय देखे हैं कि जिनको मतलब बताते हुए भी मेरी जवान कांपती है कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह पे मर्यादाओं का ऐसे मजाक बनाया गया कि अपने आप में दुखद। मैं आपको सच बताऊं, मैं फिर इसके बाद में पत्नी बच्चों को छोड़ के वहां मैं चला आया। मैं बाहर तक, मैंने कहा तुम लोग घूमो मंदिर, मैं जा रहा हूं। मैं हनुमानगढ़ी जरूर गया, क्योंकि हनुमानगढ़ी वही प्राचीन है और उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा थी। यहां इन्होंने जो कुकर्म किए हैं, मेरे मन में श्रद्धा नहीं रह गई। जी जी, आज आपने बहुत ऐसी बातें बताई सभी धर्मों के आस्था स्थानों के बारे में। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। थोड़ा इको का प्रॉब्लम है, वो हमें दर्शक क्षमा करेंगे। नमस्कार।